हे गाइस, दुनिया का 90% पैसा 1% लोगों के पास है। यानी कि अगर हम इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों की बात करें, सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं 1% लोगों के पास है। जैसे एग्जांपल के लिए एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग, मुकेश अंबानी, ये वो लोग हैं जो सबसे रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आते हैं और दुनिया का 90% पैसा इन्हीं के पास है। और ये कोई काम ना भी करें तब भी इनका पैसा ऑटोमेटिक ग्रो होता रहेगा। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी रिच माइंडसेट वाला आदमी अपने पैसों को लेकर क्या सोचता है और वो ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उसका पैसा ऑटोमेटिक ग्रो होता रहता है। अब अगर वो कुछ काम ना भी करें तब भी उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वाले लोगों के फंडामेंटल्स को समझेंगे कि कैसे एक रिच माइंडसेट वाला आदमी अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाता है और उन्हीं पैसों से और पैसा बनाता है, जिसकी वजह से उसकी वेल्थ पहले से और बेहतर हो जाती है। रिच माइंडसेट वाले लोग पैसिव इनकम के आइडियाज पर काम करते हैं, अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड जैसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, जहां उनको सिर्फ एक बार अपना पैसा लगाना है और हर महीने उनका पैसा ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होता रहेगा और अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ ग्रो होता रहेगा। और वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग एम्प्लॉयमेंट के साथ टीम वर्क करते हैं, जिससे उनकी वेल्थ टाइम के साथ ग्रो होती रहती है। ये खुद कोई काम नहीं करते बल्कि अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं और उसी के साथ अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। वहीं अगर एक पुअर माइंडसेट वाले लोगों की अगर हम बात करें, पुअर माइंडसेट वाले लोग अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा अपने एक्सपेंसेस या जरूरत में खर्च कर देते हैं और थोड़ा बहुत जो पैसा बचता है उसे वो बैंक में सेव रखते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग एक्टिवली इनकम पर ज्यादा काम करते हैं, मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलता रहेगा। पैसा कमाने के लिए उनको काम करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने टाइम देना पड़ेगा। और जो पैसा उन्होंने अपने बैंक में सेविंग्स के तौर पर डाला है या बैंक एफडी करवाई है, उनकी भी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है। अब क्योंकि पहले से महंगाई दर ज्यादा है और बैंक का इंटरेस्ट रेट भी काफी कम है, जिसकी वजह से वो मनी इन्फ्लेशन का शिकार हो जाते हैं और कभी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। पुअर माइंडसेट वाले लोग इन्वेस्टिंग को अवॉइड करते हैं और बैंक सेविंग्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो कि एक गलत डिसीजन है। अब मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सेविंग्स नहीं करनी चाहिए, आपको सेविंग्स करनी चाहिए, पर थोड़ा अलग तरीके से करनी चाहिए। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। अब आपको यहाँ आइडिया लग गया होगा कि कैसे रिच माइंडसेट वाले लोग और रिच होते जा रहे हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग अभी भी ठीक से फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम दो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिनको जानने के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी कि आपको भी अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला है सेविंग्स, जो सिंपली आपकी बैंक सेविंग्स या बैंक एफडी हो सकती है, जिसमें आप अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा सेव रखते हैं। अब दूसरा सबसे यूजफुल तरीका है इन्वेस्टिंग। इसे यूजफुल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक टूल की तरह काम करता है, जो आपके पैसे को टाइम के साथ ग्रो करता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप एक लाइक करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। अब देखिए, पैसा कमाना और उस कमाए हुए पैसे को सही से मैनेज करना, ये दो अलग अलग फैक्टर्स है। पैसा कमाना तो आसान है, पर अगर आपने उस कमाए हुए पैसे को सही से मैनेज नहीं किया तो आप कभी फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब इसे यहाँ समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सेविंग्स और दूसरा तरीका है इन्वेस्टिंग। और फिर उसके बाद जानेंगे वॉरेन एलिजाबेथ के रिच माइंडसेट फॉर्मूले के बारे में, और वो फॉर्मूला है 50-30-20 का फॉर्मूला। और आगे वीडियो में जानेंगे कि इस फॉर्मूले को यूज करके आप अपनी लाइफ में कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। अब इसे यहाँ और आसान तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 चैप्टर्स पर डिवाइड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अमीर आदमी अपने एसेट्स खरीदता है जबकि एक गरीब आदमी लायबिलिटीज पर खर्च करता है। अब इन 5 चैप्टर्स को जानने के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी कि आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपको लॉस होता है और आप अपनी वेल्थ को नहीं बढ़ा पाते हैं और आप गरीब ही रह जाते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है। तो फर्स्ट चैप्टर है द प्रॉब्लम विद बैंक सेविंग्स। सबसे पहले समझते हैं कि बैंक सेविंग्स काम कैसे करती है और रिच लोग सेविंग्स को अवॉइड क्यों करते हैं। अगर बैंक में सेविंग्स करना सिक्योर माना जाता है तो उसमें सेव किए गए पैसे की वैल्यू कम क्यों हो जाती है। तो देखिए, ज्यादातर लोग अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा बैंक्स में सेव रखते हैं। अब अधिकतर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये सबसे सेफ जगह लगती है अपने पैसों को सेव रखने के लिए, और वो जब चाहे से निकाल सकते हैं और उसे यूज में ले सकते हैं। इससे उन्हें बैंक कुछ इंटरेस्ट रेट भी देता है जो लगभग 2% से 6% तक हो सकता है, पर बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। मतलब अगर आपके पैसे की ग्रोथ 5% की दर से हो रही है और इन्फ्लेशन 6% की दर से हो रहा है, तो धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। आपका पैसा ग्रो तब होगा जब उसका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा हो, यानी महंगाई दर से ज्यादा हो। जैसे महंगाई दर मान लेते हैं 6% है, तो आपके सेविंग्स की ग्रोथ इससे ज्यादा यानी कि 7% तक होनी चाहिए, तभी आपके पैसे की ग्रोथ होगी। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर 10 साल पहले कोई चीज 100 रुपए की खरीदते तो आज वही आपको 120 या 130 रुपए की खरीदनी पड़ेगी, यानी 20% से 30% तक का इन्फ्लेशन हुआ। अब अगर आप बैंक एफडी करते हैं तो आपको बैंक एफडी से 7 से 8% तक का रिटर्न मिल सकता है।
सकता है जो काफ़ी कम होगा, और सेविंग्स में आपको 2% तक का रिटर्न मिल जाता है जो काफ़ी कम है। तो आपको यहाँ आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपके बैंक में सेव किए गए पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे आपका पैसा ठीक से ग्रो नहीं होगा। अब वहीं अगर मैं यही बात रिच माइंडसेट वाले लोगों की करूं तो वो अपना ज्यादातर पैसा स्टॉक्स या कई सारे फंड्स में डालते हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या बैंक एफडी, स्टॉक्स ऐसी जगह अपना सारा पैसा लगा देते हैं। अगर उन्हें कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वैसे इजीली यूज कर सकते हैं, उनका पैसा ऑटोमेटिक ग्रो भी होता रहेगा और वो मनी इन्फ्लेशन का शिकार भी नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो व्हाई डू पीपल स्टिल सेव, यानी कि लोग अपना पैसा सेव क्यों करते हैं और ज़्यादातर लोग सेविंग्स की तरफ ही क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, यानी कि आपकी एक ऐसी सेविंग्स जो आपकी इमरजेंसीज में आपके 6 महीने तक काम आ सके। अब आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत कम पैसा कमाते हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब कई लोग कम पैसा कमाकर भी ठीक से उस पैसे को मैनेज कर लेते हैं, उसी पैसे से इन्वेस्टमेंट्स भी कर लेते हैं। वहीं कई लोग बहुत सारा पैसा कमा के या बहुत ज़्यादा पैसा कमा के भी ठीक से उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं। अब इसके यहाँ 3 रीज़न है कि अमीर अपने पैसों को लेकर क्या सोचता है और एक गरीब अपने पैसों को लेकर क्या सोचता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला है फाइनेंशियल एजुकेशन। लोगों के पास एजुकेशन नहीं है फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर नॉलेज नहीं है। और सेकंड है रिस्क माइंडसेट। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से डरते हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है जो है जनरेशन इन्फ्लुएंस। जनरेशन वाइज आपको हमेशा इन्फ्लुएंस किया गया है कि आपको अपने पैसों को लेकर क्या सोचना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं या आप सेविंग्स करते हैं, या आपको जनरेशन वाइज इन्फ्लुएंस किया गया है। आपकी एजुकेशन वहीं से स्टार्ट होती है, आपकी फैमिली से, आपके परिवार से। तो फाइनेंशियल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आज भी लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से डरते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। देखिए, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी कमा सकता है, पर बड़ी बात है उस कमाए हुए पैसे को मैनेज करना। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में हर तरह की नॉलेज इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है और सीखना पहले से काफी इजी हो गया है। आप अपनी लाइफ में कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, यानी कि आपको ये नहीं पता कि आपको अपने पैसों को मल्टीपल कैसे करना है, तो आप हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहेंगे। और कहीं ना कहीं हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका भी हमारी पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेसमैन या कोई इन्वेस्टर्स नहीं है तो चांसेस है कि आपको भी ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे हासिल करी और वो आज इतने बड़े बिलियनर कैसे बने। सेकंड है रिस्क माइंडसेट। रिस्क माइंडसेट से मेरा मतलब है कि आप कोई भी काम करते हो तो उस काम में कितना रिस्क हो सकता है। अब ये रिस्क आपको कई बार बहुत बड़ा यूजफुल भी हो सकता है और कई बार आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है। यही सेम रूल अप्लाई होता है पैसों के लिए या आपके बिजनेस के लिए या आपके जॉब के लिए। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो या स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, या हो सकता है आपने बिना ट्रेडिंग को जाने अपना सारा पैसा ट्रेडिंग जैसी जगह में लगा दिया हो। अब ये सब बड़ी रिस्क तो है, पर अगर आपने इस रिस्क को आइडेंटिफाई किया होता, हर चीज को अच्छे से एनालिसिस किया होता, बिजनेस एक्चुअल में काम कैसे करता है, स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग एक्चुअल में काम कैसे करती है, तो उस रिस्क से आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता। और यही फर्क होता है एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में। रिच माइंडसेट वाले लोग कभी रिस्क लेने से नहीं डरते और पुअर माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं और वो जहां होते हैं वहीं रह जाते हैं, कभी फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते। थर्ड सबसे यूजफुल है जनरेशन इन्फ्लुएंस। जनरेशन वाइज आपको हमेशा इन्फ्लुएंस किया गया है कि आपको अपनी लाइफ में सेविंग्स करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अब जनरेशन वाइज आपने वही देखा जो आपने सीखा है। अब आपको यहाँ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा क्यों कुछ लोग ज्यादा अमीर हैं और सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है, और वहीं क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहते हैं। थर्ड चैप्टर है व्हाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और इन्वेस्टिंग से पैसा मल्टीपल कैसे होता है। अब इसे वॉरेन बफे के एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि वॉरेन बफे ने बिलियंस ऑफ डॉलर कैसे बनाए सिर्फ इन्वेस्टिंग से, और कैसे उन्होंने कंपाउंडिंग का पावर यूज करके अपने वेल्थ को मल्टीपल नंबर्स में कन्वर्ट किया। वॉरेन ने अपने पैसा पहले 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे, उस इन्वेस्ट किए गए पैसे से जो रिटर्न मिलता उसे फिर इन्वेस्ट कर देते और बार बार ऐसा करके उन्होंने इंटरेस्ट से इंटरेस्ट बनाया, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट रेट बढ़ती गई और कंपाउंडिंग के चलते उनका पैसा मल्टीपल होता गया। उन्हें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता रहा। इन्वेस्टमेंट से हमारे इन्वेस्ट किए गए पैसे की वैल्यू बढ़ती रहती है और पैसा धीरे धीरे कंपाउंड होता रहता है। फोर्थ चैप्टर है स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स। इन्वेस्टर्स 2 तरीके के होते हैं। पहले वाले इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो किसी दूसरे इन्वेस्टर्स को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, और दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो पहले सीखते हैं कि मार्केट काम कैसे करता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं कमेंट करके बताएं। अब देखिए, इन्वेस्टिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग इन दोनों के अलग अलग मतलब है। इन्वेस्टिंग मतलब आपने अपना पैसा स्टॉक में लगा दिया, अब आपको नहीं पता कि एक्चुअल में पी रेशियो क्या होता है और जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। और दूसरा होता है स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो पहले निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है और फिर जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है
या कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है उसके फंडामेंटल्स को समझते हैं, उस टाइप के स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जो अच्छे से सेल्फ एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से एक तो आपका पैसा कंपाउंड होता है और दूसरा आप डिसिप्लिन के साथ रेगुलर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप मनी इन्फ्लेशन का शिकार भी नहीं होते हैं। फिफ्थ चैप्टर है स्टेप टू बिगिन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। इस चैप्टर में आप पैसे को लेकर लर्निंग के बारे में जानेंगे, कैसे आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में जान के और बेस्ट पर्सनल फाइनेंस हेल्प बुक पढ़ के आप एक अच्छे इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। अब इससे होगा ये कि आपको थोड़ी क्लियरिटी होगी कि आपका पैसा इन्वेस्ट कैसे होगा, पैसा काम कैसे करता है और आपका पैसा ग्रो कैसे होगा, क्योंकि आपने उस पैसे के फंडामेंटल्स को समझ लिया है। तो ये थे इन्वेस्टमेंट्स के 5 चैप्टर्स। अब इन्हें जानकर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा इजी बना सकते हैं। अब बात करते हैं वॉरेन एलिजाबेथ के रिच माइंडसेट फॉर्मूले के बारे में। तो वॉरेन एलिजाबेथ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जो पैसा कमाते हैं उसका 50% आप रोटी, कपड़ा, मकान, टैक्स या बिल पे करने जैसी जगह खर्च कर देते हैं। यानी आपकी कमाई का 50% आपकी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में खर्च हो जाता है, जो कि अगर कमाई का 50% है तो ये एक राइट डिसीजन है, जिससे आपको अपने पैसों को मैनेज करने में दिक्कतें नहीं होंगी। उसके बाद बाकी 30% आप अपने हॉलीडेज एंजॉय करने में, अपने पर्सनल टाइम स्पेंड करने में उसे स्पेंड कर सकते हो, जो आपकी कमाई का 30% होता है। बाकी का 20% सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप उस 20% पैसे को इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और आपको फाइनेंशियली ग्रोथ दिलाने के लिए वो हेल्पफुल होगा। आपको 20% की इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, कोई फंड या बॉन्ड्स में, या आप अच्छे से एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।